शाम ढलने को थी। मीरा घर का दरवाजा खोलकर अंदर आई तो उसके हाथ शॉपिंग बैग से भरे हुए थे और चेहरे पर ऐसी खुशी थी मानो कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। ड्राइंग रूम में बैठे उसके पति मनोज ने जैसे ही उसे देखा, उसके माथे पर सिलवटें उभर आईं। मनोज, यह सब क्या है मीरा? आज तुम फिर से शॉपिंग करने चली गई थी? मीरा, खुशी से, अरे मनोज, तुम सोच भी नहीं सकते। आज तो ऐसी शानदार सेल लगी थी कि क्या बताऊं, मुझे तो पता ही नहीं था। वह तो कल किटी पार्टी में मिसेस मल्होत्रा ने बताया था। इतनी बढ़िया ड्रेसेस और एक से एक ब्रांड के ब्यूटी प्रोडक्ट्स इतने कम रेट में मिल गए कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। अब ये साड़ी देखो, बस आधे दाम में मिली और ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स इतने कमाल के ऑफर्स थे कि मना ही नहीं कर पाई। मीरा की बात सुनकर मनोज ने अपना माथा पकड़ लिया, फिर गरजते हुए बोला, मनोज, तुम्हारी यह फिजूल खर्ची कब खत्म होगी? मीरा, पहले भी तुम्हें समझाया था कि इन बेकार की चीजों पर पैसा मत बहाया करो, लेकिन समझती कहाँ हो तुम। अब तो यह तुम्हारा हर बार का काम बन गया है। पति की डांट सुनकर मीरा का उत्साह हल्का पड़ने लगा। उसने धीरे से कहा, मीरा, पर मनोज, हर पार्टी पर मेरी सहेलियां इतने महंगे कपड़े और ज्वेलरी पहनकर आती हैं। सबकी नजरें बस उन्हीं पर टिकी रहती हैं, उन्हीं की तारीफें होती हैं। मुझे भी संवरने सजने का शौक है। डायमंड ज्वेलरी ना सही, कम से कम अपनी पसंद के कपड़े तो खरीद ही सकती हूं ना। मीरा की बात सुनकर मनोज का गुस्सा और बढ़ गया। मनोज, तो अब सहेलियों की देखा देखी अपना घर बर्बाद कर दोगी। तुम बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्चे, ये सब कौन देखेगा? तुम्हें अंदाजा भी है, जिस हॉस्टल में बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां की फीस कितनी बढ़ गई है तुम्हारी। ये फिजूल खर्ची मुझे कंगाल करके छोड़ेगी। मीरा गुस्से से बोली, मीरा, तो क्या अब मैं अपनी पसंद का कुछ भी नहीं खरीद सकती? अभी यह बहस चल ही रही थी कि मीरा का फोन बज उठा। उसने फोन उठाया और दूसरी तरफ उसके पिता शिव प्रसाद की आवाज आई। शिव प्रसाद, हेलो मीरा बेटी। मीरा, हाँ पिताजी, कैसे हैं आप? तबीयत तो ठीक रहती है ना? शिव प्रसाद, बेटा तबीयत ठीक कहाँ रहती है। कई दिनों से सोच रहा था कि डॉक्टर को दिखा दूं, लेकिन अकेले जाने की हिम्मत नहीं होती। मीरा का दिल धक से रह गया। उसकी माँ का पिछले साल देहांत हो चुका था। उसका कोई भाई भी नहीं था जो उसके पिता की देखभाल करता। मीरा ने पिता की मुरझाई हुई आवाज सुनी तो उसकी खुशी एक पल में गायब हो गई। उसने कहा, मीरा, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। आप चाचा जी के बेटे अमित से कहिए ना, वह आपको डॉक्टर के पास ले जाएगा। आखिर अपने ही तो ऐसे समय में साथ खड़े होते हैं। वैसे भी दूर थोड़ी रहते हैं, वह साथ वाला तो घर है। मैं अभी उसे फोन कर देती हूँ। शिव प्रसाद, हल्की खांसी के बीच, बेटी, मैं उसे बुला तो लेता, लेकिन अमित तो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घूमने गया हुआ है। वह यहाँ नहीं है। अब तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। यह सुनकर मीरा का दिल बैठ गया। उसने अपने पिता को हौसला देते हुए कहा, मीरा, आप चिंता मत करें पिताजी, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करती हूँ। आप थोड़ा आराम कीजिए, मैं बाद में बात करती हूँ। फोन रखते ही मीरा के चेहरे पर गंभीरता छा गई। उसने मनोज की ओर देखा और चिंतित स्वर में कहा, मीरा, सुनिए, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। चाचा जी के घर पर भी इस समय कोई नहीं है जो उन्हें डॉक्टर के पास ले जा सके। इस पर मनोज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो मीरा बोली, मीरा, लगता है हमें उन्हें यहीं ले आना चाहिए। गांव में वे बिल्कुल अकेले हैं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मीरा चिंता में थी। उसकी बात सुनकर मनोज पल भर के लिए चुप रह गया, लेकिन उसके मन में जैसे विचारों की उथल पुथल मच गई। उसने सोचा, अब एक और खर्चा। उसकी आंखों में थोड़ी झुंझलाहट झलक रही थी। मनोज, क्या है ना मीरा, मौसम ही ऐसा चल रहा है। हल्की फुल्की तबीयत खराब होना तो आम बात है। ऊपर से प्रदूषण भी कितना बढ़ गया है। खासकर हमारे शहर में अगर पिताजी यहाँ आएंगे तो उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। और वैसे भी क्या पता उन्हें यहाँ अच्छा लगे या नहीं। गांव की खुली हवा, अपना माहौल, वहां वह ज्यादा सहज महसूस करते हैं। क्यों उन्हें बेवजह परेशान करें? मुझे लगता है उनके लिए गांव में रहना ही सही रहेगा। मीरा मनोज की बात सुनकर चुप हो गई, लेकिन मन में एक बेचैनी थी। पिताजी की तबीयत के बारे में सोच सोचकर वह बार बार परेशान हो रही थी। उसकी यह बेचैनी मनोज से छिपी नहीं रही। थोड़ी देर बाद मनोज बोला, मनोज, मीरा, ऐसा मत सोचना कि मुझे तुम्हारे पिताजी की चिंता नहीं है। मैं समझता हूं कि तुम उनकी वजह से परेशान हो,
लेकिन बुढ़ापे में तो यह सब चलता ही रहता है। तुम उनसे फ़ोन पर हालचाल पूछती रहना। अगर उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होने लगे तो तुम ही कुछ दिनों के लिए उनके पास के गाँव चली जाना। मनोज की बात सुनकर मीरा ने कहा, शायद तुम ठीक कह रहे हो। शहर के वातावरण में उनकी तबीयत कहीं और न बिगड़ जाए। ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ चलकर उन्हें दवाई दिलवा देंगे। 2 दिन बीत चुके थे। मीरा जब भी अपने पिता का हाल जानने के लिए उन्हें फ़ोन करती, तो हर बार उनकी आवाज़ कमज़ोर और थकी हुई लगती। तीसरे दिन सुबह-सुबह मीरा ने फ़ोन किया। मीरा, पिताजी आपकी तबीयत कैसी है? अब उसने पूछा तो पिता ने धीरे से कहा, शिव प्रसाद, बेटी, अब भी तबीयत वैसी ही है। दवाई से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। सोच रहा हूं कि किसी दूसरे डॉक्टर को दिखा दूं, लेकिन अकेले जाना मुश्किल हो रहा है। अगर तुम दोनों आ जाते तो अच्छा होता। यह सुनकर मीरा का दिल भर आया। उसने पिता को ढाढ़स देते हुए कहा, मीरा, आप चिंता मत करें पिताजी। मैं बात करती हूँ और कुछ इंतजाम करती हूँ। फोन रखने के बाद मीरा सीधा मनोज के पास गई। मीरा, मनोज, पिताजी की तबीयत में कोई सुधार नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम गांव आएं और उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएं। मुझे लगता है हमें जाना चाहिए। मनोज सोच में पड़ गया, लेकिन उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ झलक रही थी। मनोज, मीरा, मैं समझता हूं कि तुम्हें उनकी फिक्र है, लेकिन फिलहाल मेरे लिए वहां जाना मुमकिन नहीं है। ऑफिस का काम बहुत ज्यादा है। उनसे कहो कि किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेकर दवाई ले लें। गांव में भी अब अच्छे डॉक्टर मिल जाते हैं। उन्हें वहीं इलाज करवाने दो। मीरा चुप हो गई और भारी दिल के साथ रसोई में काम करने चली गई। मीरा के रसोई में जाने के बाद मनोज ने गुस्से में अखबार टेबल पर पटक दिया और बड़बड़ाने लगा। मनोज, हद हो गई। इसके पिता तो रोज ही बीमार हुए रहते हैं। हर दूसरे दिन फोन करके बुलाने लगते हैं। क्या हमारे पास इतना फालतू समय है कि आए दिन उन्हें डॉक्टर को दिखाने जाते रहें? अगर तबीयत खराब है तो अपने आप ही डॉक्टर को दिखाने क्यों नहीं चले जाते? हर बार हमें ही क्यों परेशान करते हैं? इनके कहने पर मीरा भी उन्हें यहाँ लाने की रट लगा लेती है या मुझे वहां चलने को कहती है। अरे, अगर वह बीमार हैं तो मैं क्या करूं? क्या मैंने ठेका ले रखा है? इसके पिताजी का कुछ देर बाद नाश्ता करके मनोज अपने ऑफिस के लिए निकल गया। नाश्ता करने के बाद मीरा घर का सारा काम जल्दी जल्दी निपटाने में लगी थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मीरा ने जल्दी से हाथ पोंछे और दरवाजा खोला। सामने उनकी किराएदार निशा खड़ी थी। उसके हाथ में एक प्लेट थी जिसमें कुछ लड्डू रखे थे। निशा, भाभी जी, आज मैंने बेसन के लड्डू बनाए हैं। सोचा आपके लिए भी कुछ ले आऊं। मीरा ने फीकी मुस्कुराहट के साथ लड्डू ले लिए और निशा को धन्यवाद कहा, लेकिन उसके चेहरे से खुशी गायब थी। निशा ने तुरंत उसकी उदासी भांप ली। निशा, भाभी जी, क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रही हैं। मीरा ने उदासी भरे स्वर में कहा। मीरा, कुछ खास नहीं, बस मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। यह सुनकर निशा थोड़ा चिंतित हो गई। निशा, क्या हुआ उन्हें? मीरा, बस क्या बताऊं, डायबिटीज के मरीज तो वह पहले से ही हैं। अब सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। मैंने मनोज से कहा था कि चलकर उन्हें डॉक्टर को दिखा लाते हैं, लेकिन उनके पास समय ही कहाँ है। यह सुनकर निशा ने सहानुभूति से मीरा की ओर देखा। निशा, भाभी, फिर तो आपको बहुत चिंता हो रही होगी। उसी समय निशा का पति प्रकाश बाजार से लौट आया। उसे देखते ही निशा बोली, निशा, अरे प्रकाश, आप सही समय पर आ गए। देखिए ना भाभी जी कितनी परेशान हैं। इनके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है और मनोज भाई साहब के पास समय नहीं है। उनके पास जाने का प्रकाश ने बात सुनी और तुरंत बोला, प्रकाश, अरे तो इसमें क्या परेशानी है निशा? तुम भाभी जी के साथ चले जाओ। मैं आप दोनों को गाड़ी से छोड़ देता हूं। मीरा यह सुनकर थोड़ा चौंकी। उसने झिझकते हुए कहा, मीरा, अरे नहीं नहीं, इतनी तकलीफ मत कीजिए। तो प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रकाश, भाभी जी, इसमें तकलीफ की क्या बात है? अंकल वहां परेशान हो रहे होंगे। उनकी तबीयत खराब है तो आपको उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और फिर हम तो एक ही परिवार की तरह हैं। अगर हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? निशा ने भी बड़े स्नेह के साथ कहा। निशा, हाँ भाभी जी, आप परेशान मत होइए, मैं आपके साथ चलूंगी। प्रकाश हम दोनों को छोड़ देंगे। मीरा ने उनकी बात सुनकर दिल ही दिल में राहत महसूस की। प्रकाश ने तुरंत अपनी कार की चाबी उठाई और कहा, प्रकाश, तो चलिए भाभी जी, अभी निकलते हैं। देर करना ठीक नहीं होगा।
मीरा ने निशा और प्रकाश का आभार जताते हुए अपना दुपट्टा उठाया और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। कभी कभी मदद वहां से मिलती है जहां से आप उम्मीद भी नहीं करते। गाड़ी में बैठी हुई मीरा ने मन ही मन सोचा। गांव पहुंचने के बाद प्रकाश मीरा के पिता शिव प्रसाद को गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि उनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है और फेफड़ों में संक्रमण का असर दिख रहा है। मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, ये जल्द ही ठीक हो जाएंगे। अस्पताल से वापस आने के बाद मीरा 2 दिन के लिए अपने पिता के पास ही रुक गई। निशा बोली, भाभी जी, अगर किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे तुरंत बताइए, कभी भी कॉल कर लीजिएगा। इतना कहकर प्रकाश और निशा घर वापस लौट आए। तीसरे दिन मीरा गांव से लौटकर घर आई तो शाम के 7 बज रहे थे। थकी हुई सी वह अंदर आते ही सोफे पर बैठ गई। मनोज ड्राइंग रूम में टीवी देख रहा था। उसे देखते ही उसने औपचारिकता से पूछा, तो पिताजी की तबीयत कैसी है अब? मीरा ने पानी का गिलास उठाते हुए जवाब दिया, अब ठीक है। उनका शुगर लेवल ज्यादा हो गया था। खाने में परहेज भी तो नहीं करते हैं ना। पिछले कई दिनों से कोर्ट केस की भाग दौड़ में उन्होंने अपनी सेहत का ध्यान ही नहीं रखा और उनकी तबीयत बिगड़ गई। लेकिन एक बात तो अच्छी हो गई, सालों से जो उनका कोर्ट केस चल रहा था उसका फैसला उनके हक में आया है। कौन सा केस? मनोज ने तुरंत चौंकते हुए पूछा। अरे वही उनकी जमीन का केस याद है, जो पिछले कई सालों से चल रहा था। आखिरकार उन्होंने वह केस जीत लिया। मनोज के हाथ से चाय का कप लगभग गिरने ही वाला था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह थोड़ा आगे झुकते हुए बोला, क्या वही जमीन जो हाईवे के साथ लगती थी? मीरा ने सहजता से जवाब दिया, हाँ वही जमीन। बाप रे, उसकी कीमत तो करोड़ों रुपए है। मनोज ने हैरानी से कहा। मीरा बोली, उसकी कीमत करीब 5 करोड़ हो चुकी है। पिताजी उसे बेचने का सोच रहे हैं। मनोज को जैसे अचानक ही किसी खजाने की चाबी मिल गई हो। उसके चेहरे पर एक विचित्र उत्साह और खुशी की झलक आ गई। वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। वैसे उन्होंने कुछ कहा कि वह इस पैसे का क्या करेंगे? नहीं, अभी तो कुछ नहीं सोचा। और वैसे भी जब शरीर ही साथ ना दे तो पैसा भी किस काम का। मनोज ने अपनी चाय का कप नीचे रखते हुए गंभीरता का दिखावा करते हुए कहा, हाँ, बात तो सही है। ऐसे बड़े फैसलों में सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। आखिर यह संपत्ति उनकी मेहनत की है। मनोज के दिमाग में जैसे खलबली मच गई। वह दिखाने को भले ही सामान्य बन रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत बेचैन हो उठा था कि कहीं मीरा के चाचा का बेटा अमित उसके ससुर को अपने पक्ष में करके जमीन हथिया ना ले। आखिरकार मीरा अपने पिता की इकलौती बेटी है और उस जमीन पर उसका ही हक बनता है। रात को जब मीरा रसोई का काम निपटाकर कमरे में आई तो मनोज लैपटॉप लिए बैठा था। मीरा ने देखा, उसका ध्यान स्क्रीन पर नहीं था। बिस्तर पर बैठकर मीरा तकिया ठीक करते हुए बोली, किन विचारों में खोए हैं? लैपटॉप का काम हो गया है तो उसे बंद करके सो जाइए ना। मनोज बोला, मीरा तुम्हारे पिताजी की तबीयत सही नहीं है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब उन्हें अकेले वहां छोड़ना ठीक नहीं होगा? आखिर वह हमारे बड़े हैं, हमारा फर्ज बनता है उनका ख्याल रखना। मैंने तो आपसे पहले भी कहा था कि चलकर उनसे मिल आते हैं, पर आपको ही ऑफिस के काम ज्यादा जरूरी लगते थे। अरे मीरा, मुझे कहाँ पता था कि उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब है। अब तुमने आकर बताया तो अब सोचता हूँ कि उन्हें यहीं ले आते हैं। हमारे साथ रहेंगे तो हम उनकी अच्छी देखभाल कर पाएंगे। मीरा संशय में पड़ गई। फिर बोली, अरे लेकिन आपने ही कहा था कि गांव का माहौल उनके लिए बेहतर है। वैसे तो आपकी बात ठीक थी। हमारे शहर में तो प्रदूषण ही इतना है कि अच्छा भला इंसान भी बीमार हो जाए। और फिर उनका दिल भी यहाँ लगेगा या नहीं, कौन जाने। 2-3 दिन के बाद अमित तो अपने घर पहुंच ही जाएगा। फिर वह लोग उनका ध्यान रख लेंगे। अरे तुम भी ना मीरा, आजकल हर कोई अपने काम में व्यस्त है। अगर उनकी तबीयत बिगड़ गई तो कौन जिम्मेदार होगा? हम क्यों दूसरों पर निर्भर रहें? मैं कहता हूं उन्हें यही ले आते हैं। मीरा को मनोज की बात में थोड़ा दम लगा। वह सोच में पड़ गई। बात तो आप ठीक कर रहे हैं। यहाँ रहेंगे तो हमारी नजरों के सामने रहेंगे और हम हर तरह से उनका ख्याल रख पाएंगे। हाँ मीरा, कल तुम उन्हें फोन करके बता देना कि हम इस रविवार को उन्हें लेने आ रहे हैं। अगले दिन सुबह जब मीरा की आंख खुली तो उसने देखा कि मनोज पहले से ही तैयार होकर बैठा था। ये देखकर मीरा चौंक गई। उसने उठते ही पूछा, अरे आज ऑफिस जल्दी जाना है क्या? इतनी सुबह सुबह तैयार हो गए? नहीं मीरा, आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। मैंने छुट्टी ले ली है।
मीरा और भी हैरान हो गई। छुट्टी क्यों? क्या कोई खास बात है? हाँ मीरा, हम आज ही गांव जा रहे हैं पिताजी को लेने। लेकिन मनोज, हमने तो रविवार को जाने का सोचा था, आज अचानक से? हाँ, जितनी जल्दी उतना बेहतर। उनके सेहत का सवाल है और इस मामले में मैं किसी तरह की देरी या लापरवाही नहीं कर सकता। और मीरा, तुम्हारे चाचा का बेटा अमित कितना चालबाज है, क्या तुम नहीं जानती? तुम्हारे पिता के पास जो जमीन है, उसे अमित बड़ी आसानी से बहला फुसलाकर अपने कब्जे में ले लेगा और हम यहाँ हाथ मलते रह जाएंगे। उन्हें यहाँ ले आएंगे तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। ये बात सुनकर मीरा कुछ सोचते हुए बोली, हाँ, बात तो ठीक है। अमित पर विश्वास तो नहीं किया जा सकता। तो मीरा, तुम अभी उन्हें फोन करो और बता दो कि हम आज ही आ रहे हैं। मीरा ने अपने पिताजी को फोन लगाया तो उसकी बात सुनकर पिताजी बोले, लेकिन बेटी वहां क्यों आना? मेरी तबीयत अब बेहतर है, मैं यहीं ठीक हूं। मीरा परेशान होकर बोली, पिताजी आप समझ क्यों नहीं रहे? शहर में आपके साथ रहने से हम आपकी बेहतर देखभाल कर पाएंगे। उसी समय मनोज ने फोन मीरा के हाथ से ले लिया और बड़े अधिकार के साथ बोला, पिताजी, अब मैं आपकी कोई दलील नहीं सुनूंगा। अब आपकी सेहत हमारे लिए सबसे जरूरी है। आज हम आपको लेने आ रहे हैं, यह फैसला हो चुका है। पिताजी हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, अरे बेटा, कितना ख्याल रखते हो तुम मेरा। लेकिन मुझे सच में यही सुकून मिलता है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ का माहौल, सब कुछ यहाँ अपना सा लगता है। मनोज भावुक अंदाज में बोला, लेकिन पिताजी, आप नहीं जानते कि यहाँ मीरा और मुझे आपकी कितनी चिंता है। आप सामने रहेंगे तो हमारे दिल को संतुष्टि मिलेगी। मीरा आपकी इकलौती बेटी है, इसलिए आपका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। अब आप ही सोचिए, अगर आपकी जगह मेरे पिताजी होते तो क्या मैं उनके लिए यह सब नहीं करता? मनोज की दलीलों के सामने पिताजी की एक न चली। आखिरकार उन्होंने उनके साथ चलने के लिए हामी भर दी। शाम के समय मनोज और मीरा पिताजी के साथ घर लौटे। मनोज ने गाड़ी रोककर कहा, मीरा, तुम गेट खोलो, मैं पिताजी को गाड़ी से बाहर निकलने में मदद करता हूँ। गाड़ी से निकलकर मीरा ने डोरबेल बजाई तो उनकी किराएदार निशा की आवाज आई, भाभी बस आई। इतने में मनोज ने पिताजी का हाथ थामकर गाड़ी से बाहर निकलने में मदद की। निशा ने जल्दी से गेट खोला और मीरा के पिता को देखकर तुरंत हालचाल पूछा। फिर मीरा से बोली, यह तो बहुत अच्छा किया आपने भाभी, जो अंकल जी को यहाँ ले आए। पिताजी के आने के बाद घर का माहौल खुशनुमा हो गया था। मीरा सुबह सुबह उनके लिए नाश्ता बनाती और मनोज शाम को ऑफिस से लौटकर उनके साथ बैठकर बातें करता। पिताजी भी वहां आकर खुश थे। एक शाम जब सब लोग चाय पी रहे थे तो मनोज मुद्दे की बात पर आया। उसने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, पिताजी, सच कहूं तो आपके यहाँ आ जाने के बाद घर में एक अलग ही रौनक आ गई है। ईश्वर का दिया सब कुछ है। घर में बड़े बुजुर्गों की कमी थी, वह भी पूरी हो गई। बस एक ही बात है जो कभी कभी परेशान करती है। पिताजी ने चौंक कर पूछा, क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है? हाँ पिताजी, लेकिन यह घर आजकल के जमाने में थोड़ा पुराना सा लगता है। बच्चों के दोस्त जब यहाँ आते हैं तो बच्चों को उन्हें इस घर में लेकर आने में भी शर्म महसूस होती है। पिताजी ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों बेटा? घर तो अच्छा है, बस पिताजी उनके दोस्तों के घर बड़े और मॉडर्न हैं, तो तुलना करते हुए उन्हें यह घर थोड़ा साधारण लगता है। अगर घर किसी पॉश इलाके में होता और थोड़ा आधुनिक तरीके का बना होता तो बात ही कुछ और होती। आज के समय में तो प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छू रही हैं। अगर हमें अच्छी सोसाइटी में एक बड़ा घर लेना हो तो अच्छी खासी रकम चाहिए होगी। पिताजी ने उसकी बात सुनकर सिर हिलाया और बोले, हाँ बेटा, तुम्हारी बात सही है। आजकल एक एक चीज का खर्चा बढ़ गया है। यही तो बात है पिताजी। और अगर नया घर लेते भी हैं तो घर भी अच्छा खासा बड़ा होना चाहिए। अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उन्हें भी अपने लिए अलग कमरे चाहिए होंगे। सब कुछ कैसे होगा, समझ नहीं आता। पिताजी मनोज की बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहा, तो बेटा, इसमें चिंता वाली क्या बात है? जो भी मदद चाहिए तुम मुझे बताओ। ये बात सुनते ही मनोज की आंखों में चमक आ गई, लेकिन अपनी भावनाओं पर काबू रखते हुए वह मायूसी भरे स्वर में बोला, पिताजी, इतनी आसान नहीं है। ये करोड़ों का मामला है। बेटा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मेरे पास जो कुछ है आखिर तुम्हारा ही तो है। गांव की जमीन बेचने के बाद मुझे जितना भी पैसा मिलेगा वह सब तुम्हारे और मीरा के लिए ही है। उस जमीन को बेचने पर लगा देते हैं।
यह सुनकर मनोज ने अपनी खुशी छिपाते हुए मीरा की ओर देखा और कहा, पिताजी, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो हम जल्द ही किसी अच्छी सोसाइटी में एक अच्छा घर देखना शुरू कर देते हैं। अगले ही दिन से मनोज और मीरा ने शहर की बड़ी बड़ी सोसाइटी में नए घर देखने की कवायद शुरू कर दी। वे बड़े बड़े फ्लैट्स और आलीशान घर देखने गए। आखिरकार उन्हें एक बड़ा आलीशान मकान पसंद आ गया। एक दो दिन में सौदा पक्का करने के लिए एडवांस रकम देनी थी। नए घर के बारे में सोच सोचकर मनोज और मीरा बहुत खुश थे। शुरू में तो मीरा और मनोज शिव प्रसाद जी का अच्छे से ख्याल रख रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उनकी तबीयत के प्रति लापरवाही बरतनी शुरू कर दी। एक दिन शिव प्रसाद जी आंगन में चारपाई पर लेटे हुए जोर जोर से खांस रहे थे। उनकी सांस फूल रही थी। मीरा किचन से बाहर आई और बोली, पिताजी, आपने दवाई समय पर नहीं खाई? क्या? शिव प्रसाद जी ने कमजोर आवाज में कहा। नहीं बेटी, दवाई खत्म हो गई है। मैंने मनोज से कहा था, लेकिन शायद वह लाना भूल गया। इतने में मनोज अंदर से बाहर आया और बात सुनकर कहने लगा, अरे पिताजी, माफ करना, मैं दवाई लाना भूल गया। ऑफिस का काम इतना था कि ध्यान ही नहीं रहा। शिव प्रसाद जी ने हल्की खांसी के बीच कहा, ठीक है बेटा, दवाई बाद में लाना। अभी मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वह एक बार देख लेगा तो सही, दवाई लिख देगा। लेकिन मनोज ने जल्दी से गाड़ी की चाबी उठाते हुए जवाब दिया, पिताजी, अभी डॉक्टर के पास जाने का वक्त नहीं है। हमें बैंक जाना है। नए मकान की डील पक्की करने के लिए जो एडवांस रकम देनी है, उसके लिए एफडी तुड़वानी पड़ेगी। आप चिंता मत करो, शाम तक मैं दवाई ला दूंगा। शिव प्रसाद जी ने थकी आवाज में कहा, बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है इस पर। मीरा ने जल्दी से कहा, पिताजी, हमें बैंक में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप थोड़ा आराम करो, हम जल्दी आ जाएंगे। मनोज ने गाड़ी स्टार्ट की और मीरा के साथ बैंक के लिए निकल गया। शिव प्रसाद जी अकेले खांसते हुए वहीं चारपाई पर लेटे रहे। उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। शिव प्रसाद जी के खांसने की आवाज सुनकर निशा बाहर निकली और सीढ़ियों से उतरकर नीचे आई। उनकी ऐसी हालत देखकर वह घबरा गई और बोली, अंकल जी, आपकी हालत तो ज्यादा खराब लग रही है। भैया और भाभी कहाँ हैं? तो शिव प्रसाद जी बड़ी मुश्किल से इतना ही बोल पाए, बैंक गए हैं किसी काम से। निशा ने तुरंत अपने पति को बुलाया। प्रकाश, अंकल जी की हालत ठीक नहीं है, इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। शिव प्रसाद जी ने विरोध किया, नहीं बेटी, परेशान मत हो मनोज, और मीरा आकर मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, लेकिन इतनी देर में कहीं तबीयत और ज्यादा खराब ना हो जाए। आपका इन्हेलर कहाँ है? वह लेने से खांसी ठीक हो जाएगी। निशा ने कहा तो शिव प्रसाद जी बोले, बेटी, वह तो खत्म हो गया है। मनोज को कहा था, पर वह लाना भूल गया। निशा ने प्रकाश को फोन करके कहा, तो प्रकाश आते हुए शिव प्रसाद जी का इन्हेलर ले आया। थोड़ी देर में ही उन्हें खांसी में राहत मिली। तो प्रकाश बोला, अंकल जी, डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, ऐसी हालत में सिर्फ इन्हेलर से काम नहीं चलेगा। शिव प्रसाद जी ने संकोच से कहा, लेकिन बेटा, इसकी क्या जरूरत है? मनोज और मीरा आते ही होंगे, वह खुद मुझे ले जाएंगे। अंकल, आप हमें गैर क्यों समझते हैं? हम भी तो आपके बच्चों जैसे ही हैं। कहते हुए प्रकाश ने गाड़ी निकाली और उन्हें डॉक्टर को दिखाने ले गया। शिव प्रसाद जी ने निशा और प्रकाश को ढेर सारे आशीर्वाद दिए। बेटी दामाद के घर रहते हुए शिव प्रसाद जी का हर दिन पहले जैसा ही कट रहा था। बिना देखभाल, बिना सहारा मनोज और मीरा अपनी दुनिया में मस्त थे। जब भी शिव प्रसाद जी किसी काम के लिए मनोज से कुछ कहते तो वह हमेशा टाल देता। पिताजी, अभी टाइम नहीं है, कल ऑफिस से आते हुए ले आऊंगा। यह जवाब इतनी बार सुनने को मिला कि अब शिव प्रसाद जी ने उम्मीद ही छोड़ दी थी। मीरा भी अब उनके प्रति लापरवाह हो चुकी थी। वह या तो किसी किटी पार्टी में रहती या शॉपिंग में घर पर होती, तो फोन पर अपनी सहेलियों से बातें करती। आज सुबह के 11 बज रहे थे। यूं तो मीरा मनोज के जाने के बाद अपने पिता को नाश्ता दे देती थी, लेकिन आज वह अभी तक खाना लेकर नहीं आई थी। शिव प्रसाद जी ने चारपाई पर लेटे हुए आवाज दी, मीरा बेटी, नाश्ता दे दो। मीरा अंदर फोन पर बात करने में व्यस्त थी। तुझे पता है, हमने जो घर लिया है वह कितना शानदार है। एक एक चीज मेरी पसंद की है। किटी पार्टी में जितनी भी लेडीज अपने आप को हाई सोसाइटी की समझती हैं, सब की सब मेरा घर देखकर जल भुन जाएंगी। शिव प्रसाद जी ने फिर आवाज लगाई, बेटी, सुन रही हो?
लेकिन मीरा की बातों में वह आवाज कहीं खो गई। शिव प्रसाद जी बाहर आंगन में ही लेटे हुए थे, इसलिए उनकी आवाज ऊपर तक जा रही थी। निशा उनकी आवाज सुनकर बाहर आई। नमस्ते अंकल, सब ठीक है ना? आपने नाश्ता किया? नहीं बेटी, मीरा को कह रहा था शायद वह बिजी है। निशा ने अपने किचन से थाली में नाश्ता भरा और शिव प्रसाद जी के पास ले आई। अंकल, अब आप ये खाइए। और आपकी दवाई कहाँ रखी है? डाइनिंग टेबल पर होगी? ला दोगी तो ले लूंगा। निशा ने तुरंत दवाई लाकर दी और पानी का गिलास थमाया। शिव प्रसाद जी ने भावुक होकर कहा, बेटी तुम हमेशा मेरी मदद करती हो, भगवान तुम्हें खुश रखे। अक्सर प्रकाश भी शिव प्रसाद जी के पास थोड़ी देर आकर बैठ जाता था, उनका हालचाल पूछ लेता। अब तो दवाई खत्म होने पर शिव प्रसाद जी प्रकाश को ही फोन करके अपनी दवाई मंगवा लिया करते थे, और प्रकाश के मना करने के बावजूद भी उसके हाथ में दवाई के पैसे जबरदस्ती थमा देते थे। दिन धीरे धीरे बीतने लगे। मनोज और मीरा अपने सपनों के घर में शिफ्ट होने को बेताब थे। रजिस्ट्री का दिन भी नजदीक आ रहा था और दोनों बेहद उत्साहित थे। एक शाम को जब मनोज ऑफिस से घर लौटा तो मीरा ने झूमते हुए कहा, सुनिए, अब हम अपने नए घर में शिफ्ट होने जा रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें एक बढ़िया सी गाड़ी भी लेनी चाहिए और घर के लिए फर्नीचर भी आरामदायक और शानदार होना चाहिए? हमारे रिश्तेदार, आपके दोस्त, मेरी सहेलियां, सब लोग घर देखने आएंगे तो सब अच्छा दिखना चाहिए ना? मनोज ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बात तो है मीरा। वैसे तुम्हारे पिताजी को जो 5 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, उनमें से हम तो सिर्फ 2 करोड़ का घर खरीद रहे हैं। बाकी पैसे तो अब भी बच रहे हैं। उन पैसों से हम बहुत आरामदायक फर्नीचर और एक लग्जरी गाड़ी खरीद सकते हैं। मीरा ने खुशी खुशी हामी भरी। वैसे भी पिताजी इस उम्र में करेंगे क्या इतने पैसों का? और क्या उन्हें तो बस घर में आराम करना है। हम सब संभाल लेंगे। वहीं 1-2 दिन से शिव प्रसाद जी के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उनका दिल भारी महसूस हो रहा था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उनकी जमीन की रजिस्ट्री का काम होना था। मीरा और मनोज दोनों बहुत उत्साहित थे। मनोज ने शिव प्रसाद जी से कहा, पिताजी, जल्दी कीजिए, आज जमीन की रजिस्ट्री का दिन है, तैयार हो जाइए। शिव प्रसाद जी ने थके हुए स्वर में कहा, बेटी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। दिल भारी भारी सा लग रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मुझे लगता है मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। यह सुनकर मनोज के मन में गुस्सा उभरा, लेकिन उसने गुस्से को दबाते हुए कहा, पिताजी, आज जाना जरूरी है, नहीं तो जमीन की रजिस्ट्री की डेट आगे के लिए टल जाएगी, और जब तक जमीन की रजिस्ट्री करवाकर पैसे हाथ में नहीं आएंगे, तब तक हम अपने मकान की रजिस्ट्री कैसे करवाएंगे? मीरा ने भी कहा, हाँ पिताजी, आज तो जाना बहुत जरूरी है, और वैसे भी आपको गाड़ी में बैठकर ही तो जाना है। आप गाड़ी में आराम से बैठ जाइए, सारा काम हो जाने के बाद आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। शिव प्रसाद जी ने दुखी होकर कहा, बेटी मेरी तबीयत अगर ठीक होती तो मैं क्यों मना करता, लेकिन अब तो मुझ उठने तक की भी हिम्मत नहीं है। फिर भी मनोज और मीरा ने जिद पकड़ी और शिव प्रसाद जी को गाड़ी में बिठा लिया। वे दोनों कचहरी के लिए निकले, यह कहकर कि थोड़ी देर में काम हो जाएगा, फिर आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। लेकिन समय बढ़ता गया और वह दोनों वापस नहीं आए। शिव प्रसाद जी का दम घुट रहा था। उन्होंने 1-2 बार फोन किया, लेकिन हर बार यही जवाब मिला, बस थोड़ी देर और लगेगी, फिर हम आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। शिव प्रसाद जी की स्थिति बिगड़ती जा रही थी, उनकी हिम्मत टूटने लगी थी, लेकिन उन्होंने फिर भी जैसे तैसे साहस जुटाकर प्रकाश को फोन कर दिया। उनकी आवाज कांप रही थी, प्रकाश, बेटा मुझे लगता है अब मेरा समय आ गया है, मेरा दम घुट रहा है, तुम जल्दी आ जाओ। प्रकाश के कानों में यह शब्द गूंजते ही उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी भर गई। उसने तुरंत फोन काटा और बिना समय गवाए ऑफिस से निकल पड़ा और शिव प्रसाद जी द्वारा बताई गई जगह पर पहुंच गया। शिव प्रसाद जी की हालत वाकई में बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वह उन्हें जल्दी से अस्पताल लेकर गया। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने जांच पड़ताल शुरू की। इधर जब मनोज और मीरा शिव प्रसाद जी को लेने के लिए बाहर आए तो देखकर हैरान रह गए। शिव प्रसाद जी गाड़ी में नहीं थे। उन्होंने फोन लगाया, लेकिन उनका फोन भी बंद आ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो गए। पिताजी की चिंता से ज्यादा उन्हें इस बात की चिंता थी कि अगर आज पैसे हाथ में ना आए तो नए मकान की रजिस्ट्री में और वहां शिफ्ट होने में और भी देरी हो जाएगी। उसी समय मनोज के पास प्रकाश का फोन आया और सारी बात बताते हुए उसे जल्दी अस्पताल पहुंचने को कहा।
इतनी बात सुनते ही मनोज गुस्से से बिफर गया और चिल्लाने लगा, प्रकाश, आखिर तुम साबित क्या करना चाहते हो? पिताजी को अस्पताल ले जाकर तुम हीरो बनना चाहते हो क्या? तो प्रकाश बोला, लेकिन अंकल की हालत इतनी खराब थी कि एक पल की देरी भी जानलेवा हो सकती थी। क्या तुम्हें उनकी सेहत से ज्यादा रजिस्ट्री की परवाह है? मनोज अब तैश में आ चुका था। हाँ, परवाह है। सिर्फ तुम्हारे कारण आज हमारा काम बनते बनते रह गया। तुमने बीच में आकर सब बर्बाद कर दिया। इधर चेकअप के बाद जो कुछ भी सामने आया, उसे सुनकर प्रकाश हैरान रह गया। शिव प्रसाद जी को दिल का दौरा पड़ा था। डॉक्टर ने बताया कि अगर थोड़ी सी भी देरी हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। 2-3 दिन के इलाज के बाद शिव प्रसाद जी अस्पताल से घर लौट आए थे। उनकी हालत अब पहले से बेहतर थी, परंतु जब तक अस्पताल में रहे, प्रकाश ने उनकी देखभाल की, क्योंकि मनोज को तो कोर्ट कचहरी से ही फुर्सत नहीं थी। डॉक्टर ने बताया था कि उन्हें पूरी देखभाल और आराम की जरूरत है, लेकिन मीरा और मनोज के लिए यह सब सिर्फ सुनने की बातें थीं। उनके दिमाग में केवल उनका नया मकान और उससे जुड़े काम ही घूम रहे थे। शिव प्रसाद जी के घर आ जाने के बाद प्रकाश और निशा ने कोई और मकान किराए पर लेकर वहां से जाने का फैसला कर लिया था। मनोज को रजिस्ट्री की तारीख खिसकने से काफी खीज और नाराजगी हो रही थी। एक दिन रजिस्ट्री की नई तारीख तय होने के बाद मनोज ने कहा, पिताजी, अब हर हाल में यह काम निपटाना है। इस बार कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। मीरा ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। शिव प्रसाद जी को उनका यह व्यवहार देखकर बड़ी हैरानी हुई। काफी देर वह सोच विचार में बैठे रहे, लेकिन अब उन्होंने ठान लिया था कि उन्हें क्या करना है। कुछ ही दिनों में जमीन की रजिस्ट्री हो गई। घर पहुंचकर शिव प्रसाद जी ने मनोज और मीरा को अपने पास बुलाया। बेटा, मैंने सोचा है कि जमीन से आई रकम में से 3 करोड़ रुपए मैं तुम्हारे मकान के लिए दे दूं। बाकी मेरे पास ही रहेंगे। यह सुनकर मनोज ने तुरंत कहा, लेकिन पिताजी, हमें तो मकान के लिए फर्नीचर, इंटीरियर और एक लग्जरी गाड़ी भी चाहिए। यह सब भी तो इसी रकम से होना था बेटा। मैंने तुम्हारे मकान के लिए जो देना था दे दिया। यह पैसे मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं। इन पैसों का मुझे क्या करना है, वह मुझे ही तय करने दो तो बेहतर होगा। अब यह सब बातें चल ही रही थीं कि प्रकाश और निशा अंदर आए। आपने बुलाया? अंकल जी, हाँ बेटा, मैंने ही तुम्हें बुलाया है। कुछ महत्वपूर्ण बात करनी थी। आओ, बैठो। शिव प्रसाद जी ने गहरी सांस ली और अपनी बात शुरू की। प्रकाश, बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की है। हर पल सिर्फ अपनी बेटी और परिवार की खुशियों के लिए जिया। लेकिन अब मैं जिंदगी के उस पड़ाव पर हूं जहां नजर तो धुंधली हो जाती है, लेकिन रिश्तों का झूठ और सच साफ साफ दिखाई देने लगता है। मैंने अपनी जमीन बेचकर जो 5 करोड़ रुपए कमाए हैं, उनमें से 3 करोड़ मीरा और मनोज के मकान के लिए दे दिए। बाकी के 2 करोड़ के लिए मैंने फैसला कर लिया है, और यह फैसला अंतिम है। यह सुनकर मनोज बेचैन हो उठा। उसने जल्दी से कहा, पिताजी, लेकिन वह पैसे तो हमारे भविष्य के लिए ही हैं। अभी बहुत से काम बाकी हैं। मकान के लिए तभी। शिव प्रसाद जी ने हाथ उठाकर उसकी बात काटते हुए कहा, मनोज, मैं तुम्हारी जरूरतों को जानता हूँ, साथ ही तुम्हारी नीयत को भी। लेकिन मुझसे जितना बन पाया मैंने कर दिया। अब बाकी के पैसों को मैं अपने पास रखूंगा। एक पिता भला अपनी बेटी के घर पर कब तक रुकेगा? इसलिए मैंने तय किया है कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो मीरा बोली, लेकिन पिताजी, आप गांव में अकेले कैसे रहेंगे? नहीं बेटा, मैं गांव में नहीं रहूंगा। मैंने फैसला किया है कि मैं प्रकाश और निशा के साथ अपनी बाकी की जिंदगी बिताना चाहता हूँ। मेरे कोई बेटा और बहू तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने बेटे बहू की तरह मेरी सेवा की है। उनकी बात सुनकर प्रकाश और निशा की आंखों में आंसू आ गए। शिव प्रसाद जी ने अपनी बात जारी रखी। इन दोनों ने मेरे लिए जो कुछ भी किया, उसका एहसान मैं पैसे से तो नहीं चुका सकता। लेकिन फिर भी मैंने फैसला किया है कि जमीन से आए बाकी के पैसों पर इन दोनों का ही हक होगा। अब यह लोग किसी किराए के मकान में नहीं, अपने खुद के घर में रहेंगे। और हाँ, मेरे मरने के बाद मेरे गांव वाले मकान पर भी इन दोनों का ही हक होगा। जल्द ही मैं अपनी वसीयत करवा दूंगा। ये बात सुनकर प्रकाश हाथ जोड़ते हुए बोला, अंकल जी, आप हमारे साथ रहना चाहते हैं, ये जानकर मुझे अच्छा लगा। लेकिन इस सब के बीच पैसे को मत लाइए। हमें पैसों की कोई जरूरत नहीं है। प्रकाश की बात सुनकर शिव प्रसाद जी का दिल गदगद हो उठा। लेकिन फिर भी उन्होंने जो फैसला कर लिया था, वह उसी पर अटल थे। मनोज और मीरा के चेहरे पर जैसे कालिख सी पुत गई। उन्होंने विरोध करने की कोशिश की,
लेकिन शिव प्रसाद जी के सख्त स्वर ने उन्हें चुप करा दिया। मनोज, मीरा, तुम दोनों शायद यह नहीं समझ पाए कि रिश्ते पैसे से खरीदे नहीं जा सकते। प्रकाश ने मुझे उस समय सहारा दिया जिस समय मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, और निशा ने एक बेटी की तरह मेरी देखभाल की। ये पैसे अब उनके ही हैं, और इस बात पर अब और कोई बहस नहीं होगी। कमरे में सन्नाटा छा चुका था, और शिव प्रसाद जी वहां से उठकर अपना सामान पैक करने चले गए थे। दोस्तों, क्या इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया? क्या आपको भी लगा कि सच्चे रिश्ते प्यार और भरोसे से बनते हैं, न कि पैसों से? आपकी राय हमारे लिए बेहद खास है, तो बिना कमेंट किए मत जाइए। बताइए, कहानी का कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा असरदार लगा? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।